ये बात उन दिनों की है जब गांव में बिजली की गाड़ी नहीं बल्कि बैलगाड़ियों का शोर हुआ करता था। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। यहां की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू थी, लेकिन उस साल हवाओं में नमी नहीं बल्कि उदासी घुली हुई थी। कहानी शुरू होती है माधव नाम के एक लड़के से। माधव का कद छोटा था पर उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। छत की खपरेल टूटी हुई थी और जब भी बारिश होती घर के अंदर पानी की बूंदें टपकने लगती थीं। माधव अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां दिन भर खेतों में काम करती ताकि माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और उसे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छड़े हुए थे। माधव अपने फटे हुए झोले में अपनी टूटी हुई स्लेट लेकर स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बहुत पुरानी पहाड़ी पड़ती थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास जाने से डर लगता है, पर माधव के लिए वह उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। माधव जब उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां वहां बैठी रो रही थी। उनकी आंखों में वो डर था जिसे माधव कभी देखना नहीं चाहता था। मां, आप यहां क्यों बैठी हो? खेत पर नहीं गई? माधव ने पास जाकर पूछा। उसकी मां ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और कहा, माधव बेटा, आज जमींदार के आदमी आए थे। उन्होंने कहा है कि अगर अगले महीने तक हमने कर्जा नहीं चुकाया तो वे हमारा यह छोटा सा घर भी ले लेंगे। फिर हम कहां जाएंगे? इस कड़ी धूप और बारिश में हमारा क्या होगा? माधव का गला रूंध गया। वह छोटा था, पर उसे एहसास था कि गरीबी का बोझ कितना बड़ा होता है। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा। उसके छोटे छोटे हाथ मां की मेहनत से फटी हुई हथेलियों को सहलाने लगे। मां, आप डरो मत, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं अब और नहीं पढ़ूंगा। मैं शहर जाऊंगा और काम ढूंढूंगा। उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया। आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी और माधव की आंखों से निकले आंसू उस मिट्टी में मिल गए। वह पल बहुत इमोशनल था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी मासूमियत को पीछे छोड़कर एक बड़ी दुनिया की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला कर चुका था। अगले दिन माधव ने अपना सामान एक छोटी सी पोटली में बांधा। गांव की उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर और उस पेड़ को देखा। उसे नहीं पता था कि वह कब वापस आएगा या कभी आ भी पाएगा या नहीं। माधव की आंखों में गांव की मिट्टी की यादें और मां का वह रोता हुआ चेहरा बस गया था। वह उस धूल भरी सड़क पर अकेला चल रहा था। उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं, जो हर कदम के साथ मानो उसका साथ छोड़ने की जिद कर रही थीं। गांव की सीमा लांघते ही उसे एक बड़ी रेलगाड़ी दिखी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार लोहे की इतनी बड़ी मशीन देखी थी। माधव ने किसी तरह उस गाड़ी में एक छोटा सा कोना पकड़ लिया। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसे लग रहा था जैसे वह अपनी मां से कोसों दूर जा रहा है। जब वह शहर के स्टेशन पर उतरा तो वहां की भीड़ देखकर उसकी रूह कांप गई। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और हर कोई बस भाग रहा था। कोई किसी को देखने वाला नहीं था। माधव स्टेशन के बाहर एक पेड़ की तलाश करने लगा ताकि थोड़ी देर सुस्ता सके, पर शहर में सीमेंट के जंगल के अलावा उसे कुछ न दिखा। वह पूरा दिन भूखा प्यासा भटकता रहा। शाम होते होते उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखी। वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी टूटी हुई चश्मा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। माधव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा, क्या मुझे यहां कुछ काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनत करूंगा, माधव ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, यह शहर बहुत निर्दयी है। यहां लोग अपनों को भूल जाते हैं। तुम तो अजनबी हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक बड़ी मजबूरी दिखती है। मेरे पास रहने को तो जगह नहीं है, पर तुम चाहो तो इस दुकान के पीछे वाली सीढ़ी के नीचे सो सकते हो और सुबह मेरे साथ सामान उठाने में मदद कर सकते हो। माधव को वह सीढ़ी का कोना भी किसी महल से कम नहीं लगा। उसने रात भर अपनी मां के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे गांव में जब वह बीमार पड़ता था तो मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। यहां तो सर ढकने को छत भी पूरी नहीं थी। अगले दिन से माधव का संघर्ष शुरू हुआ। वह दिन भर सड़कों पर गिरा हुआ लोहा, प्लास्टिक और कूड़ा बीनता। शाम को जब वह थककर चूर हो जाता तो भी वह हार नहीं मानता था।
उसने ठान लिया था कि वह इतना पैसा जुटाएगा कि मां को कभी जमींदार के सामने झुकना न पड़े। एक दिन जब वह भारी बोरी पीठ पर लादे एक गड्ढे को पार कर रहा था, उसका पैर फिसल गया। वह जोर से जमीन पर गिरा और उसके घुटने से खून निकलने लगा। दर्द इतना था कि उसकी चीख निकल गई, पर आसपास से गुजरने वाले लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि रास्ते में पड़ा कोई पत्थर हो। उस वक्त माधव को एहसास हुआ कि अगर उसे इस शहर में टिकना है तो उसे पत्थर की तरह कठोर बनना होगा। उसने अपने घाव पर मिट्टी लगाई और फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी बोरी उठाई और फिर से काम पर चल पड़ा। शहर में रहते हुए उसे 3 महीने बीत चुके थे। उसने एक एक पैसा जोड़कर एक छोटी सी रकम इकट्ठी कर ली थी। एक रात जब वह अपनी सीढ़ी के नीचे बैठा था, उसने देखा कि दुकान के पास एक छोटा बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर रोशनी कम होने की वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। माधव उसके पास गया। उसके अंदर का वह छात्र फिर से जाग गया जो गांव में पढ़ना चाहता था। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? माधव ने पूछा। उस बच्चे ने माधव की फटी हुई कमीज देखी, पर उसकी सादगी ने उसका दिल जीत लिया। उस दिन के बाद से माधव दिन में काम करता और रात को उस बच्चे के साथ बैठकर खुद भी पढ़ता और उसे भी सिखाता। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मजदूरी से वह अपनी मां की किस्मत नहीं बदल सकता। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करना होगा। माधव ने अब हार मानना छोड़ दिया था। उसके घुटने का घाव तो भर गया था, लेकिन गरीबी का जो घाव उसके दिल पर था वह उसे चैन से बैठने नहीं देता था। शहर की उस तपती सड़क पर चलते चलते माधव की मुलाकात एक दिन दीनदयाल नाम के एक शख्स से हुई। दीनदयाल शहर के एक बड़े अखबार के दफ्तर में छपाई का काम देखते थे। उन्होंने देखा कि यह छोटा सा लड़का काम के बीच में भी फटे पुराने अखबारों के टुकड़ों को पढ़ने की कोशिश करता है। बेटा, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? दीनदयाल ने करीब आकर पूछा। माधव ने सहमते हुए सिर हिलाया। जी बाबा, गांव में स्कूल जाता था, पर गरीबी की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा। दीनदयाल को माधव की आंखों की चमक भा गई। उन्होंने उसे अपने दफ्तर में अखबार की बंडल बांधने और उन्हें साइकिल पर ढोने का काम दे दिया। अब माधव सुबह सुबह अंधेरे में उठता और भारी भारी बंडल अपनी साइकिल पर लादकर शहर की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर निकल जाता। रास्ते में कभी कुत्ते पीछे पड़ते तो कभी बारिश की वजह से कीचड़ भरे गड्ढों में साइकिल फंस जाती, पर माधव ने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन जब वह अखबार बांट रहा था, उसने देखा कि शहर के सबसे बड़े कॉलेज के बाहर एक पोस्टर लगा है। वहां एक स्कॉलरशिप की परीक्षा होने वाली थी। माधव का मन मचल गया। उसे लगा कि यही वह रास्ता है जिससे वह अपनी मां का नाम रोशन कर सकता है और उस साहूकार के चंगुल से अपना घर छुड़ा सकता है। पर उसके पास फॉर्म भरने के लिए भी पैसे कम थे। उसने उस रात खाना नहीं खाया और वे पैसे बचा लिए। वह रात भर अपनी उस सीढ़ी के नीचे बैठकर पुरानी किताबों को पढ़ता रहा। उसकी आंखों में नींद का पहाड़ था, पर दिल में जुनून की आग। परीक्षा का दिन आया। माधव अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर उस बड़े कॉलेज के गेट पर पहुंचा। वहां अमीर घरों के बच्चे गाड़ियों से उतर रहे थे। माधव को अपनी फटी कमीज देखकर थोड़ा संकोच हुआ, पर उसे अपनी मां की वे सूजी हुई आंखें याद आईं जो उसके इंतजार में गांव की सड़क पर नजरें बिछाए बैठी होंगी। परीक्षा शुरू हुई। सवाल कठिन थे, पर माधव ने अपनी मेहनत और गांव की उस धूल भरी मिट्टी से जो सबक सीखा था, उसने उसे हर सवाल का जवाब ढूंढने में मदद की। जब नतीजा आया तो पूरे शहर में शोर मच गया। एक कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले लड़के ने पूरे जिले में टॉप किया था। दीनदयाल बाबा ने उसे गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू पड़ने लगे। लेकिन माधव की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे खबर मिली कि गांव में उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और जमींदार ने उसके घर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय भागकर स्टेशन पहुंचा। उसके पास अब कुछ पैसे थे और एक सम्मान पत्र, पर क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? रेलगाड़ी की पटरी पर जब पहिए दौड़े तो माधव बस यही प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मां उसे एक बार देख ले। जब वह गांव की उस जानी पहचानी सड़क पर उतरा तो गांव बदला बदला सा था। वह भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा। सामने वही पुराना पेड़ था जहां उसने अपनी मां को आखिरी बार रोते हुए देखा था।
माधव के पैर गांव की उस धूल भरी सड़क पर जितनी तेजी से भाग रहे थे, उसका दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। हवा में वही पुरानी सौंधी खुशबू थी, पर आज उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा थे। जमींदार के लठैत हाथ में डंडे लिए उसके छोटे से घर के बाहर खड़े थे। घर का सामान बाहर सड़क पर बिखरा हुआ था। माधव की फटी हुई किताबें, मां की पुरानी साड़ी और रसोई के कुछ टूटे फूटे बर्तन धूल में पड़े थे। मां, मां कहां हो तुम? माधव जोर से चिल्लाया। भीड़ को चीरते हुए वह अंदर भागा। देखा कि उसकी मां जमीन पर एक पुरानी चटाई पर लेटी हुई थीं। उनकी आंखें अधखुली थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। माधव ने झपटकर मां का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। बेटा, तू आ गया? मां की आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में विलीन हो रही हो। उसी वक्त जमींदार का बेटा अंदर दाखिल हुआ। देख छोकरे, रोना धोना बंद कर। तेरे बाप ने जो कर्जा लिया था वह अब पहाड़ जितना बड़ा हो चुका है। आज यह घर हमारा हुआ। अपनी मां को उठा और यहां से निकल जा। माधव की आंखों में खून उतर आया। वह खड़ा हुआ और जमींदार की आंखों में आंखें डालकर बोला, यह घर मेरी मां के पसीने से बना है। मैं इसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। उसने अपने झोले से वह लिफाफा निकाला जिसमें उसकी छात्रवृत्ति के पैसे और जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षरित सम्मान पत्र था। यह देखिए, माधव ने गरज कर कहा, मैं शहर में सिर्फ कूड़ा नहीं बीन रहा था। मैंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। इस लिफाफे में आपके कर्जे से कहीं ज्यादा रकम है। अभी अपना हिसाब चुकता कीजिए और मेरे घर से बाहर निकलिए। जमींदार का बेटा सन्न रह गया। गांव वाले, जो अब तक डर के मारे चुप थे, माधव के साहस को देखकर बढ़ चढ़कर आगे आने लगे। शोर सुनकर जमींदार को भी वहां आना पड़ा। जब उसने वह सरकारी पत्र देखा तो उसके पैर उखड़ गए। उसे समझ आ गया कि अब यह वह छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे वह डरा धमका सके। जमींदार के जाने के बाद माधव ने तुरंत हकीम को बुलाया। मां की सेवा की, उन्हें दवा खिलाई। धीरे धीरे मां की आंखों में चमक वापस आने लगी। उन्होंने माधव के माथे को चूमा और कहा, बेटा, तूने आज सच में मुझे उस दुख के गड्ढे से निकाल लिया। माधव ने तय किया कि वह अब गांव में ही रहकर यहां के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलेगा। वह नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा अपनी मां को रोता छोड़कर उस बेदर्द शहर की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो। उसने उसी पुराने पेड़ के नीचे, जहां उसकी मां रोई थी, पहली कक्षा लगानी शुरू की। वह खुद बच्चों को पढ़ाता था। धीरे धीरे रुद्रपुर गांव की सूरत बदलने लगी। जो बच्चे पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब वे हाथों में कलम पकड़कर अपनी किस्मत खुद लिखने लगे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, माधव अपनी मां के साथ उसी पहाड़ी पर बैठा था। दूर तक फैली हुई हरियाली और लहराते खेत उसके संघर्ष की गवाही दे रहे थे। मां देखो, माधव ने कहा, आज हमारे पास घर भी है और सम्मान भी। मां ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक बड़ा गर्व था। माधव ने गांव की सूरत बदलने का बीड़ा तो उठा लिया था, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे उसका स्कूल बड़ा होने लगा, गांव के कुछ पुराने ख्यालात के लोग और शहर के स्वार्थी व्यापारी उसके खिलाफ होने लगे। गांव में शिक्षा का उजाला फैलते देख पास के शहर का एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम करोड़मल था, बहुत परेशान था। उसे डर था कि अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख गए तो उसकी मिल में सस्ते मजदूर कौन बनेगा। उसने माधव के रास्ते में रोड़े अटकाने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, माधव के छोटे से स्कूल में किसी ने आग लगा दी। सूखी घास और लकड़ियों से बनी वह छत धू धू कर जलने लगी। माधव जब तक पहुंचता, सब कुछ राख की ढेरी बन चुका था। बच्चों की किताबें, वे टूटी हुई बेंच और माधव के हाथों से बनाई गई दीवारें, सब जलकर काला पड़ गया था। माधव उस जलते हुए स्कूल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू पड़ रहे थे। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। देख माधव, एक बुजुर्ग ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि ये सब शहर वालों के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। अब तू भी हार मान ले और चुपचाप बैठ जा। माधव ने राख को मुट्ठी में भरा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर अब वे ठंडे नहीं बल्कि अंगारे की तरह गर्म थे। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला,
मकान जल सकता है, किताबें जल सकती हैं, लेकिन मेरे अंदर का जुनून नहीं। मैं इस जगह को फिर से खड़ा करूंगा और इस बार यह पहले से भी बड़ा होगा। अगली सुबह माधव ने किसी से मदद नहीं मांगी। वह अकेला ही उस मलबे को साफ करने में जुट गया। वह भारी भारी पत्थरों को ढोकर किनारे करने लगा। दोपहर होते होते एक छोटा बच्चा जिसे माधव पढ़ाता था, अपनी नन्ही हथेलियों में एक ईंट लेकर आया। मास्टर जी, मैं भी मदद करूंगा, बच्चे ने मासूमियत से कहा। धीरे धीरे एक एक करके पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। जिन औरतों ने कभी घर की दहलीज नहीं लांघी थी, वे भी मिट्टी ढोने में मदद करने लगीं। किसी ने अपने घर से बांस दिए तो किसी ने अपनी बचत के कुछ पैसे। माधव को समझ आया कि जब नीयत साफ हो तो पूरी कायनात साथ खड़ी हो जाती है। सिर्फ 1 महीने में उसी जगह पर एक पक्का ढांचा खड़ा हो गया। इस बार स्कूल की दीवारें मिट्टी की नहीं बल्कि पक्की ईंटों की थीं। करोड़मल का अहंकार उस स्कूल की मजबूती के आगे छोटा पड़ गया। स्कूल तो बन गया, पर अब माधव के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। सरकार ने घोषणा की कि केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चे ही जिले की मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। माधव के स्कूल के पास कोई कागजी मान्यता नहीं थी। वह फिर से शहर की ओर भागा। इस बार वह कबाड़ी की दुकान पर नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के बड़े दफ्तर पहुंचा। वहां के अधिकारी बहुत कठोर थे। वे माधव की फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज पर ढकेलते रहे। बिना रिश्वत के यहां पत्ता भी नहीं हिलता लड़के, एक क्लर्क ने धीरे से कहा। माधव का स्वाभिमान फिर से जाग उठा। उसे याद आया कि वह शहर की सड़कों पर ठोकरें खाकर यहां तक पहुंचा है। उसने हार मानने के बजाय सीधे जिले के सबसे बड़े साहब डीएम के दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। वह 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़ा रहा। अंत में जब साहब अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे, माधव उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। साहब की गाड़ी के सामने माधव को अचानक खड़ा देख ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। टायर की रगड़ से सड़क पर धुआं उठने लगा। साहब गुस्से में बाहर निकले, पर जैसे ही उन्होंने माधव के चेहरे पर वह पुराना जुनून और आंखों में भूख की तड़प देखी, उन्हें कुछ याद आया। यह वही लड़का था जिसने पिछले साल जिले में टॉप किया था। तुम यहां क्या कर रहे हो माधव, और तुम्हारी यह हालत कैसी हो गई है? साहब ने उसकी फटी कमीज और धूल से सनी देह को देखकर पूछा। माधव का गला सूख गया था, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। साहब, मेरे गांव के बच्चों का भविष्य एक बंद कमरे की फाइलों में दब गया है। अगर आज आपने उन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो उन मासूमों की मेहनत उस राख की तरह उड़ जाएगी जो मेरे स्कूल के जलने पर उड़ी थी। साहब ने उसकी बात सुनी और उसी वक्त उसे अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। माधव ने विस्तार से बताया कि कैसे गांव के बच्चे अब खेतों की मेड़ छोदकर कलम पकड़ना सीख रहे हैं। उसने बताया कि शिक्षा केवल अमीरों की जागीर नहीं होनी चाहिए। साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने न केवल उसके स्कूल को मान्यता दी बल्कि उसे सरकारी सहायता का आश्वासन भी दिया। माधव जब जीत की खुशी लेकर गांव लौटा तो उसने देखा कि खुशी के बजाय वहां मातम जैसा सन्नाटा है। उसकी मां की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। गांव के हकीम ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना वे इस रात को पार नहीं कर पाएंगी। गांव में भारी बारिश शुरू हो गई थी। हर तरफ कीचड़ भरा गड्ढा था। कोई भी अपनी गाड़ी निकालने को तैयार नहीं था। माधव ने अपनी मां को अपनी पीठ पर लादा। वह उस कड़ी बारिश और बिजली की कड़काहट के बीच सड़क पर दौड़ने लगा। मां, आंखें मत बंद करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह चिल्ला रहा था, पर बारिश का शोर उसके शब्दों को निगल रहा था। रास्ते में एक पुल आता था जो तेज बहाव के कारण टूट चुका था। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे पानी की लहरें पहाड़ जैसी ऊंची उठ रही थीं। उसके सामने मौत खड़ी थी और पीछे उसकी मां की ढलती सांसें। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि पास ही में कुछ बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे पड़े थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रस्सी से बांधा और एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया। उसने अपनी मां को उस पर लिटाया और खुद ठंडे बर्फीले पानी में उतर गया। पानी का बहाव उसे पीछे ढकेल रहा था, पर माधव के अंदर अपनी मां को बचाने की आग उस पानी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसके शरीर का अंग अंग दर्द से टूट रहा था। उसने मां को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बाहर आकर कहा,
अगर तुम 10 मिनट भी देर कर देते तो अनर्थ हो जाता। तुम अपनी मां के लिए साक्षात फरिश्ता बनकर आए हो। कुछ दिनों बाद मां की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि माधव उनके पास बैठा सो रहा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। माधव की नींद खुल गई। मां, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने स्कूल का नाम आपके नाम पर रखा है, शांति विद्या मंदिर। गांव के लोग अब माधव को केवल एक मास्टर नहीं बल्कि अपना मसीहा मानने लगे थे। वह बड़ा होकर भी कभी अपनी जमीन से नहीं कटा। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे कठोर हों तो गरीबी की सड़क भी कामयाबी के महल तक ले जा सकती है। माधव की मां अब ठीक हो चुकी थीं, लेकिन गांव के लिए माधव का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब समय था उन बीजों को फलते हुए देखने का जिन्हें उसने अपनी मेहनत और आंसुओं से सींचा था। कई साल बीत गए। शांति विद्या मंदिर अब केवल एक छोटा सा स्कूल नहीं रह गया था, बल्कि वह एक बड़ी संस्था बन चुका था। जहां पहले केवल 10 बच्चे पढ़ते थे, अब वहां सैकड़ों बच्चे दूर दूर के गांवों से चलकर आने लगे थे। माधव ने स्कूल के पास ही एक छोटा सा छात्रावास, हॉस्टल भी बनवाया ताकि जो बच्चे दूर पहाड़ी इलाकों से आते हैं उन्हें रात में घर न जाना पड़े। एक दिन माधव अपने दफ्तर में बैठा कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। तभी एक शानदार काली गाड़ी स्कूल के गेट पर आकर रुकी। गांव के लोग जमा हो गए, क्योंकि ऐसी बड़ी गाड़ियां गांव की धूल भरी सड़क पर कम ही दिखती थीं। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला। उसने कोट पैंट पहना था और आंखों पर चश्मा था। वह सीधा माधव के पास पहुंचा और उसके पैरों में पड़ गया। मास्टर जी, क्या आपने मुझे पहचाना? उस नौजवान की आंखों में आंसू थे। माधव ने गौर से देखा। यह वही छोटा बच्चा था जो सालों पहले माधव के स्कूल के जलने पर पहली ईंट लेकर आया था। अर्जुन, तुम इतने बड़े हो गए? जी मास्टर जी, आपकी दी हुई शिक्षा की बदौलत ही आज मैं शहर का कलेक्टर बन पाया हूं। आज मैं यहां एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि आपके छात्र के रूप में आया हूं। मुझे पता चला है कि कुछ लोग अभी भी हमारे स्कूल की जमीन को हथियाने की फिराक में हैं। दरअसल वही पुराना व्यापारी करोड़मल अभी भी शांत नहीं बैठा था। उसने जाली कागजात बनवाकर स्कूल की जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया था। मामला अदालत में पहुंच गया था। माधव को डर था कि कहीं उसके बच्चों का भविष्य फिर से अंधेरे में न पड़ जाए। अदालत का दिन आया। माधव सादगी से अपनी वही पुरानी धोती कुर्ता पहनकर पहुंचा। दूसरी तरफ महंगे वकील और झूठे गवाहों का पहाड़ खड़ा था। लेकिन इस बार माधव अकेला नहीं था। उसके पीछे उसके पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र खड़े थे जो अब वकील, डॉक्टर और पुलिस अफसर बन चुके थे। अर्जुन ने अदालत में वे सारे सबूत पेश किए जो साबित करते थे कि करोड़मल ने धोखेबाजी की है। जब जज ने फैसला सुनाया तो पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। न केवल जमीन माधव की रही, बल्कि अदालत ने करोड़मल पर भारी जुर्माना भी लगाया, जिसे माधव ने बच्चों की नई लाइब्रेरी बनाने में लगा दिया। शाम का समय था। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे जा रहा था। माधव उस पुराने पेड़ के नीचे बैठा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर उनके चेहरे पर जो सुकून था वह माधव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। गांव की वह सड़क जो कभी उदासी से भरी रहती थी, अब बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रही थी। माधव ने अपनी डायरी निकाली और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर इरादे कठोर हों और हाथ में शिक्षा की मशाल हो तो अंधेरा खुद ब खुद रास्ता छोड़ देता है। जिंदगी की दौड़ में जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को आगे बढ़ाना ही असली जीत है। माधव ने आसमान की ओर देखा। एक चिद्धिया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद लीं। उसे पता था कि अब अगर वह नहीं भी रहेगा तो उसके जलाए हुए ज्ञान के दीपक कभी नहीं